मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एकाधिकारी शक्ति का माप कि मोनोपोली पावर क्या होती है। तो एकाधिकारी शक्ति से हमारा तात्पर्य उस स्वनिर्णय की मात्रा से है जो कि उत्पादक को अपनी कीमत और उत्पादन नीति का निर्धारण करने के संबंध में प्राप्त होती है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एकाधिकारी क्या होता है, एकाधिकारी बाजार के अंदर संतुलन किस प्रकार प्राप्त होता है, कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, और एक एकाधिकारी जो फर्म या उद्योग वह अल्पकाल में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों प्राप्त कर सकता है और दीर्घकाल में केवल उसे असामान्य लाभ प्राप्त होता है। इस वीडियो में अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड इट्स मेजरमेंट। कहने का मतलब जो भी कोई मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, वो अपनी वस्तु का मूल्य या कीमत स्वयं निर्धारित करता है। और ये मैंने आपको बताया था कि एक एकाधिकारी या तो अपनी कीमत को निर्धारित कर सकता है या उत्पादन को निर्धारित कर सकता है। इन दोनों में से एक को ही वो निर्धारित कर सकता है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। तो एक एकाधिकारी अपनी सौदेबाजी की शक्ति के कारण अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ऊंची कीमतें निर्धारित करके शोषण कर सकता है। प्रोफेसर लर्नर, प्रोफेसर ट्रिफिन और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एकाधिकारी शक्ति की माप की भिन्न भिन्न विधियों का उल्लेख किया है। तो ये तीन नाम ध्यान रखना, प्रोफेसर लर्नर, प्रोफेसर ट्रिफिन और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपी लर्नर, जो प्रोफेसर लर्नर हैं, उनके अनुसार एकाधिकारी शक्ति का माप किस प्रकार किया जाता है। तो ये नेट 2014 के एग्जाम में आया हुआ है कि लर्नर ने एकाधिकारी शक्ति के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने बताया था कि एकाधिकारी शक्ति को मापने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता से विचलन को आधार माना है। कहने का मतलब हमें पता है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, एम आर जो होता है वो एम सी के बराबर होता है संतुलन की स्थिति में, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र होता है फर्म का, वो मूल बिंदु के समानांतर, एक्स अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है। अर्थात वहाँ औसत आय ए आर और एम आर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब जब ए आर और एम आर दोनों बराबर हैं किसके, कीमत के, अर्थात हम क्या क्या कह सकते हैं, जो कीमत होगी यहाँ एम आर के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, कीमत को दर्शा सकते हैं। तो कीमत जो होगी वो होगी सीमांत लागत के बराबर होगी। और जब कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है तो वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर संतुलन की स्थिति होती है। अब वो कहते हैं, लर्नर कहते हैं कि जो कीमत और सीमांत लागत है, ये जो संतुलन है दोनों का बराबर, इनमें अगर डिफरेंस हो जाएगा, कहने का मतलब जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, सीमांत लागत से, ठीक है। मान लो कीमत तो है 100 रुपये और सीमांत लागत एकाधिकारी के अंतर्गत अगर ज़्यादा कम हो जाए तो मान लो लागत है, सीमांत लागत 50 रुपये, तो कितनी ज़्यादा हो गई, 50, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है, ये एकाधिकारी की शक्ति को दर्शाता है। तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि एकाधिकारी शक्ति की जो कोटि है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उस वस्तु की कीमत P, और P को अपन क्या लिख सकते हैं, एम आर, किसके अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। लेकिन एकाधिकारी के अंदर ए आर क्या होता है, ऊपर होता है, एम आर वक्र नीचे होता है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत में से सीमांत लागत अपन घटा लेते हैं, ठीक है। अपॉन वस्तु की कीमत का जब भाग दे देंगे तो वो हमें क्या प्राप्त होगी, एकाधिकारी की शक्ति, ठीक है। तो कहने का मतलब कीमत में से सीमांत लागत घटा लो और कीमत का भाग दे दो। कीमत को मैं क्या लिख सकता हूँ, औसत आय ए आर लिख सकता हूँ, ए आर माइनस एम सी अपॉन ए आर, ठीक है। अब अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो आपको पता है पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय जो होती है वो सीमांत आय के बराबर होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एम आर, ठीक है। तो इस ए आर के स्थान पर क्या लिख लिया, एम आर माइनस एम सी अपॉन एम आर। अब ये आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एम आर और एम सी दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब ये भी बराबर है इसके, तो ये ऊपर वाली संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में किसी प्रकार की शक्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर है।
तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है कि पी की वस्तु की कीमत माइनस सीमांत लागत अपॉन वस्तु की कीमत। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या हो गई, कीमत के स्थान पे ए आर लिख दिया, ए आर माइनस सीमांत लागत एम सी अपॉन ए आर। ठीक है, इसका मूल्य कितने से कितने तक होता है, इसका मूल्य शून्य से होता है और एक के बीच होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य कब होगा, जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो ए आर है वो किसके बराबर होता है, एम आर के, और एम आर बराबर होता है संतुलन की स्थिति में एम सी के, और एम सी दोनों बराबर हो गए तो एम सी माइनस एम सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। और लेकिन जब वस्तु की जो कीमत है वो तो कुछ भी हो, लेकिन अगर सीमांत लागत शून्य हो जाती है ना वस्तु की, जनरली होती नहीं है, लेकिन बाई चांस वस्तु की सीमांत लागत शून्य हो जाए तो एकाधिकारी की शक्ति कितनी हो जाएगी, एक। ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। वस्तुतः है वस्तु की कीमत और सीमांत लागत का अंतर ही एकाधिकारी की शक्ति का माप कहलाती है। एक एकाधिकारी की शक्ति की इस बात पर निर्भर करती है कि वह वस्तु की सीमांत लागत से कितना ज़्यादा अधिक कीमत वसूल कर रहा है। ठीक है, सीमांत लागत से ऊपर की वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी, एकाधिकारी की शक्ति भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, यदि मान लो वस्तु की जो कीमत है पी है वो सीमांत लागत के बराबर है, और वस्तु की कीमत को किससे दर्शाया था मैंने, औसत आय से, वो किसके बराबर है, सीमांत आय के बराबर है, सीमांत लागत के बराबर है। तो क्या होगा, हमेशा एकाधिकारी की शून्य शक्ति कितनी होगी, जीरो होगी। ये मैंने बता दिया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर जो होता है वो एम सी के बराबर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो अक्ष के समानांतर होगा मांग वक्र, वहाँ ए आर जो होगा वो एम आर के बराबर होगा, और एम आर किसके बराबर होता है, एम सी के बराबर होता है। ठीक है, अतः ए आर भी क्या होगा, एम सी के बराबर होगा। क्लियर। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में कीमत पर नियंत्रण न होने के कारण, कि उनका कीमत पे कोई भी नियंत्रण नहीं होता, कीमत तो उद्योग के द्वारा डिसाइड होती है, इसलिए वो अपनी पावर दिखा ना सकते। लेकिन एकाधिकारी जो होते हैं वो शोषण करते हैं, वो कीमत को ऊंची रख सकते हैं। ठीक है, और कीमत में परिवर्तन करके कीमत को बढ़ाकर वो शोषण कर सकते हैं, अपनी पावर को दिखा सकते हैं। किंतु एकाधिकारी का कीमत पर नियंत्रण होने के कारण कीमत जो है ए आर जो है वो सीमांत लागत से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ए आर जो है वो ग्रेटर देन होती है एम आर से। ठीक है, ए आर ग्रेटर देन होगी एम आर से, और ये आपको पता है कि संतुलन की स्थिति में एम आर जो होगा वो एम सी के बराबर होगा। तो ये भी श्योर है कि ए आर है वो एम सी से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ए आर एम सी से ज़्यादा, इसका मतलब कीमत क्या है, सीमांत लागत से ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और सीमांत लागत में अंतर होने के कारण एकाधिकारी शक्ति सदैव उपस्थित रहती है। ये बताया था प्रोफेसर लर्नर ने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसके बारे में क्या कहा था। तो जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि एकाधिकारी की जो शक्ति की कोटि होती है वो लोच के साथ विपरीत संबंध होता है उसका। ठीक है, मान लो लोच किसी वस्तु की ज़्यादा है, लोच क्या है, ज़्यादा है, तो एकाधिकारी की शक्ति क्या होगी, बहुत कम होगी। जैसा कि अपन पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र की लोच कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, क्यों, उसका ढाल यहाँ जीरो होता है, वो अक्ष के समांतर होता है उसका मांग वक्र, यहाँ लोच कितनी है, इन्फिनिटी है। और जब लोच इन्फिनिटी है तो एकाधिकारी की शक्ति कितनी होगी, वन अपॉन इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी को अपन लिखते हैं वन अपॉन जीरो, और ये जीरो ऊपर आ जाता है, अर्थात कितना, शून्य। क्लियर है। तो रॉबिन्सन ने बताया कि एकाधिकारी शक्ति और मांग की लोच में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसके अनुसार मांग की लोच जितनी ज़्यादा अधिक होगी एकाधिकारी की शक्ति उतनी कम होगी, और मांग की लोच जितनी कम होगी एकाधिकारी की शक्ति अधिक होगी। ठीक है, अब मान लो मांग वक्र बेलोचदार हो, ठीक है, अर्थात लोच क्या है, कम है, और लोच कम है तो वन अपॉन ई, तो ये संख्या कम है तो इस पूरी संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो एकाधिकारी शक्ति की कोटि यहाँ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो कहने का मतलब अगर लोच ज़्यादा है तो एकाधिकारी की शक्ति कम होगी, और अगर लोच कम है या बेलोच है तो एकाधिकारी की शक्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, अब प्रोफेसर लर्नर और श्रीमती रॉबिन्सन ने जो भी विचारधारा रखी है वो एक जैसी है, इसको अपन स्पष्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एकाधिकारी शक्ति की कोटि ये होती है क्या, P माइनस एम सी अपॉन पी। ठीक है,
P के स्थान पे यहाँ दिखाया गया है, आपको देखना, ये देखो, इसको P के स्थान पे अपन औसत आय लिख सकते हैं। तो यहाँ AR माइनस MC अपॉन AR, ठीक है। और ये अपन पढ़ के आए कि वस्तु की कीमत जो है वो इसके बराबर, वस्तु की कीमत सीमांत लागत माइनस सीमांत लागत अपॉन वस्तु की कीमत, ये एकाधिकारी शक्ति कोटि का फॉर्मूला होता है। अब रॉबिन्सन के अनुसार अपन बात करें तो हम जानते हैं एकाधिकारी की जो संतुलन की स्थिति होती है वो तो क्या होती है, MR किसके बराबर होगा, MC के, ठीक है। तो MR MC के बराबर है, तो यहाँ इस MC के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, MR लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो एकाधिकारी शक्ति क्या हुई, AR माइनस, ये देखना इसको, इस वाले डायग्राम को देखो, AR माइनस MR, क्योंकि MC के स्थान पे, इस MC के स्थान पे क्या लिख दिया, MR लिख दिया, अपॉन AR। और जब मैंने मांग की लोच और औसत आय और सीमांत आय में संबंध पढ़ाया था तो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो MR होता है वो AR 1/1 माइनस E के बराबर होता है, या इसको लिख सकते हैं MR जो होता है वो AR औसत आय E माइनस 1/E के बराबर होता है, ठीक है। तो MR ये है, ठीक है। अब ये जो मान है वो इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, ये AR तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और इस MR के स्थान पे अपन ने ये लिख दिया, तो यहाँ ये नोट कर दिया अपॉन AR। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो इसको देखना ध्यान से, ये जो E माइनस 1/E है इसको उसने अलग अलग लिख दिया है, 1 माइनस 1/E, तो यहाँ 1 माइनस 1/E लिख दिया, ठीक है। फिर AR को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो AR यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर अपने पास जो समीकरण निकल के आया वो आ गया AR माइनस AR, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस AR/E, ठीक है। अब ये प्लस का AR है, ये माइनस का AR आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, AR/E अपॉन AR, ठीक है। तो AR से AR कट जाएगा, तो अपने पास लास्ट में क्या बचेगा, 1/E, ठीक है। और 1/E ही आपने किसका निकाला था, रॉबिन्सन का निकाला था, ठीक है। ये तो रॉबिन्सन का, और ये जो थी ये किसकी थी, ये लर्नर की थी, ठीक है। तो लर्नर और रॉबिन्सन के जो विचार थे वो एक जैसे थे, अतः हम कह सकते हैं कि श्रीमती रॉबिन्सन द्वारा प्रतिपादित एकाधिकारी की शक्ति के माप भी लर्नर के माप के बराबर है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के माप होने के बाद भी उसमें कुछ कमियां रह गई। तो पहली कमी क्या थी, एकाधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना, एक साथ वस्तु की कीमत और उत्पादन दोनों को तय नहीं कर सकता। एकाधिकारी शक्ति वस्तु की कीमत और लागत का अंतर होती है, कीमत और लागत का अंतर होती है। यदि एकाधिकारी ऊंची कीमत रखकर अपनी एकाधिकारी शक्ति को बढ़ाता है तो उसका उत्पादन की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कीमत रखेगा तो उसकी बिक्री नहीं होगी, इसके फलस्वरूप उसका लाभ क्या होगा, कम होगा। इस विरोधाभास की व्याख्या AP लर्नर जो है वो नहीं कर सके थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बता तो दिया कि कीमत और सीमांत लागत का अंतर एकाधिकारी की शक्ति है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि जब जैसे जैसे वो कीमत बढ़ाएगा तो उसका उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बिक्री होनी कम हो जाएगी, महंगी वस्तुओं को कोई खरीदेगा नहीं। तो ये एक विरोधाभास आई जिसकी स्पष्टीकरण लर्नर नहीं दे सके। दूसरी बात, प्रोफेसर लर्नर ने बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, या फिर अल्पाधिकार की विक्रय जो लागतें हैं, सेलिंग कॉस्ट है, उनको मापने में असमर्थ है। तो वस्तु कीमत मूल्य विहीन प्रतियोगिता के कारण भी ऊंची हो सकती है, ठीक है। विज्ञापन व्यय आदि वस्तु के मूल्य को बढ़ा सकते हैं। दो फर्मों की एकाधिकारी शक्ति की एक समान होते हुए भी दोनों के द्वारा विक्रय मात्रा में अंतर हो सकता है। तो इस पर लर्नर ने कोई विचार प्रकट नहीं किया। उसके बाद एक अर्थशास्त्री आए थे, रॉबर्ट ट्रिफिन। रॉबर्ट ट्रिफिन ने बताया कि एकाधिकारी की जो शक्ति है वो मांग की तिरछी लोच या आड़ी लोच पर डिपेंड करती है। और मांग की तिरछी या आड़ी लोच क्या होती है, तो मैंने बताया था जब मांग पढ़ाया था, तो मांग फलन जो अक्ष वस्तु की मांग मात्रा है वो उस वस्तु की कीमत और संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या आदि पर निर्भर करती है। और जब आड़ीलोच पढ़ाया था तो कहा था अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पे दूसरी वस्तु अर्थात वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर अक्ष वस्तु की मांग मात्रा में क्या प्रभाव पड़ा है उसको अपन कहते हैं मांग की आड़ी या तिरछी लोच। जैसे चाय की कीमत कम होने पे कॉफ़ी की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये मैंने उस वीडियो में
विस्तार से समझाया था, उसको समझने के लिए आप पिछले एक वीडियो देख सकते हो। तो ये जो ट्रिफिन के माप है की धारणा है, जो मांग की तिरछी लोच या आड़ी लोच या प्रतिलोच जिसको बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसकी सबसे पहली धारणा केल्डर ने दी थी। और ट्रिफिन के अनुसार एकाधिकारी की शक्ति की कोटि की मांग की आड़ी लोच से स्पष्ट किया जा सकता है। और इन्होंने बताया कि मांग की आड़ी लोच जितनी ज़्यादा होगी, एकाधिकारी की शक्ति उतनी ही कम होगी। तो कहने का मतलब, अगर तिरछी लोच ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि चाय की कीमत में परिवर्तन होने के कारण कॉफ़ी की मांग मात्रा में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही तो हुआ कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वाई वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसा कब होगा, जब वस्तुएं एक दूसरे की निकट प्रतिस्थापन हो या दोनों पूरक हो, तभी परिवर्तन हो सकता है। और हम एकाधिकारी की विशेषता पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं कि जो वस्तु होती है जिसका उत्पादन एकाधिकारी फर्म करती है, वह यूनिक वस्तु होती है, अद्वितीय वस्तु होती है, उसका कोई भी निकट का स्थानांपन्न नहीं होता है। ठीक है, अब उसका निकट का स्थानांपन्न नहीं है तो उसकी मांग की जो तिरछी लोच है वो कितनी होगी, लगभग जीरो होगी। और वो लोच जीरो होने के कारण उसमें एकाधिकारी की शक्ति ज़्यादा होगी। तो मांग की आड़ी लोच जितनी अधिक होगी, एकाधिकारी की शक्ति उतनी कम होगी। इसके विपरीत मांग की आड़ी लोच जितनी कम होगी, एकाधिकारी की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। शुद्ध एकाधिकारी में मांग की आड़ी लोच जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी निकट की स्थानांपन्न वस्तु नहीं पाई जाती। क्योंकि ठीक है, ऐसी दशा में प्रोफेसर ट्रिफिन के अनुसार एकाधिकारी शक्ति अधिकतम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। ठीक है, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी शक्ति न्यूनतम या शून्य के बराबर होती है। थैंक यू।